बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम तर रिटायर्ड जनरल के हवाले से जो इस वक्त मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं और मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं और जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आर्मी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी के हिसाब से एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। ये रिटायर्ड जनरल लोग कौन है? ये जो जनरल फैज चिश्ती आया है, इसका बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ, इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड में बताता हूँ। इसके ऊपर तो मेरी बड़ी रिसर्च की हुई है जनरल फैज चिश्ती के ऊपर। बहरहाल कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। सो ये कौन है फैज चिश्ती? आपको मैं लेकर चलता हूं जुल्फकार अली भुट्टो की जब हुकूमत का धड़म तख्ता किया गया था, तो जिस बंदे को ये काम दिया गया था जनरल जिया की तरफ से, वो था जनरल फैज चिश्ती। उस टाइम पर जनरल फैज चिश्ती 10 कोर को कमांड कर रहा था और वहां पर जो GHQ का इंचार्ज था वो जनरल फैज चिश्ती था। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जितनी भी मार्शल लॉ लगानी थी, जो भी प्लान करना था, ये सारा का सारा काम इस जनरल फैज चिश्ती ने किया हुआ था। और ट्रूप्स कहां से आएंगे, कैसे मोबिलाइज होगा, पंजाब के ऊपर क्या किया जाएगा, सिंध के अंदर क्या किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें जनरल फैज चिश्ती कंट्रोल कर रहा था। और जुल्फकार अली भुट्टो को जब अरेस्ट किया गया तब भी ये जनरल फैज चिश्ती ही वहां पर मौजूद था। हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उनको मरी भेजा गया था और फिर वहां पर उनको इंटेरोगेट किया गया या उन्हें एक तरह से ऐसे कंफर्ट जोन में रखा गया कि आप रहें यहाँ पर और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको आपके घर वापस कर दिया जाएगा। और जो कि किया गया, यह था वो जनरल फैज चिश्ती जिसको जिया ने फोन करके कहा था कि यार मुझे मरवा मत देना, बस कू सक्सेसफुली लॉन्च कर देना, ऐसा ना करना कि मुझे मरवा दो और मेरे खिलाफ कर दो। जिया इसके ऊपर भरोसा नहीं करता था। जिया को लगता था कि ये जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हाथ मिला लेगा और मुझे ही ना अरेस्ट कर ले जनरल फैज चिश्ती। लेकिन जनरल फैज चिश्ती ने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया और खुद की वफादारी साबित की जनरल जिया के साथ। उसके बाद जनरल जिया ने भी इसको बहुत ज्यादा रिवार्ड किया, कुछ यहाँ दिया कुछ वहां दिया। इसी तरह से ये जनरल फैज चिश्ती चलता रहा। इसके खिलाफ अगर जेन्युइन इंक्वायरी हो तो इसके खिलाफ जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी की थी इसने, जिया ने और भी बहुत ज्यादा जनरल मौजूद थे वहां पर, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर कानून का वो ऐसा कभी अप्लाई नहीं किया जाता क्योंकि जनरल फैज चिश्ती जैसे लोग ताकतवर लोग होते हैं। लेकिन अब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसको सजाए मौत दे सकती है। भले इसकी उम्र के तकाजे हो तो फिर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 12 साल की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट कभी भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। एक्चुअली में अगर पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन कानून होता और पाकिस्तान चाहता कि यहाँ पर जमहूरियत फले फूले तो जनरल फैज चिश्ती जैसे लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये जिंदा है और जिंदा रहने के बाद सुधरा नहीं है। अब भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जनरल बाजवा को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, डिक्टेटोरियल माइंडसेट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी के ऊपर मेजर अदील राज ने कहा है ना कि ये बाबे अभी सुधरने वाले नहीं है, ये बाबे अभी बिगड़े हुए हैं। जनरल एजाज अमजद के ऊपर भी कह दिया है कि ये भी पागल हो चुका है, ये फैज चिश्ती ये भी पागल हो चुके। ये वो जनरल्स थे जो जनरल जिया के टाइम के अंडर में सर्व कर चुके थे और ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी जनरल जिया के मुताबिक चल सकता है। सो इस तरह की चीजें तब्दील हो गई, लेकिन ये बाबे सुधरने वाले नहीं है, इनको असल में सजा देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में अगर आने वाले दिनों में इमरान खान की हुकूमत आती है तो जनरल बाजवा के ऊपर केसेस बनेंगे, सो बनेंगे। ये जनरल फैज चिश्ती वाला के केस खोल दिया जाए और इसके ऊपर भी ये केस शुरू कर दिया जाए आर्टिकल 6 वाला कि जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत क्यों बदली थी, किसके कहने के ऊपर ये धड़म तख्ता किया गया था। 2 थप्पड़े पड़ेंगी ना जनरल फैज चिश्ती को, ये सब कुछ बता देगा कि उस टाइम पर जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्यों किया गया था। और ये जनरल एजाज भी बैठा हुआ है जो इमरान खान के दौर में इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ था, इसको भी 2 थप्पड़े पड़ेंगी ना, ये भी सब कुछ बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना और किस किस के कहने के ऊपर मैंने क्या क्या किया है और किस किस के कहने के ऊपर मैंने साजिशें की है। सो मेरे हिसाब से जब इमरान खान आए तो ये जनरल फैज चिश्ती जो अब खुलकर सामने आया है, पहले ये नहीं आता था और छुपा हुआ होता था, तो लोग समझते थे कि यार जिया के जितने भी वफादार थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, अब आर्टिकल 6 का केस किसके ऊपर चलाया जाए। लेकिन मुझे ये पता था कि ये जिंदा है और ये इंटरव्यूज भी दे रहा है, ये बिल्कुल दिल खोलकर इंटरव्यूज दे रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब खुलकर आ गया है तो जनरल फैज चिश्ती के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जनरल एजाज अमजद के ऊपर भी होना चाहिए और जो एजाज इंटीरियर मिनिस्टर था इमरान खान के दौर के अंदर उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसने भी बड़े घटिया काम किए इमरान खान के खिलाफ। सो पाकिस्तान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये जो बुढ़े बुढ़े बचे हुए हैं ना जनरल्स जो जिया की मेंटालिटी को कैरी कर रहे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और फौजी कर ले और किसी को नहीं करना तो ना करे, फौजी कर ले, फौजी एक्शन कर ले, इनके खिलाफ जान छूट जाएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन देखे तो सही, बंदे को उम्र हो गई, बंदे ने घटिया से घटिया तरीन काम किए पाकिस्तान के अंदर, फिर भी आज आकर फिर भी एक मार्शल लॉ और डिक्टेटर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लॉन्च किसने किया? जनरल एजाज अमजद ने, जो ससुर है जनरल बाजवा के। सो ये ससुरों बीवियों इन बच्चों के चक्करों में ना पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई है। अगर आपने जनरल फैज चिश्ती के हवाले से और जानना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उर्दू में पड़ी हुई है, एक्सप्लोडिंग मैंगोज, जो जनरल जिया के हवाले से है कि जनरल जिया के प्लेन को कैसे फोड़ा गया। उसमें बहुत ऐसा फिक्शनल भी है और बहुत ऐसा जेन्युइन भी है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप अगर उसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरी बुक यहाँ पर भी पड़ी होगी यूट्यूब के अंदर जो आपको पढ़नी चाहिए, उर्दू के अंदर। ये ऑडियो बुक होती है ना, ऑडियो बुक में अच्छी बात यह होती है कि आप 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर एक पूरी की पूरी बुक निपटा लेते हैं। हफ्ते के अंदर 2-3 बार
पढ़ लेते हैं, आपके अंदर पूरी की पूरी बुक एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ऑडियो बुक का ये फायदा होता है। और दूसरी बुक है जर्नल्स और सियासत। ये वो चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। वो एक पीपल्स पार्टी का प्रो वर्कर है और पीपल्स पार्टी से रिलेटेड एक सहाफी है, उसने ये किताब लिखने की कोशिश की है। उसमें उसने पीपल्स पार्टी को बचाने की बहुत कोशिश की है। हालांकि मेरा भी ताल्लुक थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी से, लेकिन उसने भी पीपल्स पार्टी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। लेकिन एक्चुअली फैक्ट्स ये है कि उसके अंदर बहुत अच्छे फैक्ट्स भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर जब भी बात करें तो आप समझ लीजिएगा वो बंदा बायस्ड है, वो जुल्फकार अली भुट्टो को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों बुक्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल आपकी नॉलेज में इजाफा कर देंगे। अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, घड़ी वाला केस ये वो वगैरह। अब इसके ऊपर शहजाद अकबर के ऊपर डाला जा रहा है और एक वो बंदा है दुबई के अंदर बैठा हुआ है जिसके ऊपर डाला जा रहा है और वो कह रहा है कि मैंने ली है वगैरह वगैरह। ये तमाम तर चीजें तो होंगी, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर एक और भी नेगेटिव साइड आ रही है जो कि एक अफेयर से रिलेटेड है, जिसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से बदला जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये केस कभी भी कोर्ट के अंदर वैलिड भी नहीं होगा, कोर्ट सुनेगी भी नहीं, कोर्ट फारिग कर देगी। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकली हॉन्ट बैक करेगा इमरान खान को। एक्चुअली में इमरान खान को भी सोचना चाहिए था ना, ये घड़ियां वड़ियां लेने के चक्कर में क्यों पड़ गया। और ये घड़ियां वड़ियां जो लेने का चक्कर होता है ना, ये बीवियों के चक्कर में ही होता है मोस्टली। सारे काम जो होते हैं ना मर्दों से गलत जो करवाती हैं वो बीवियां ही करवाती हैं, और फिर उसके बाद खुद बैठी होती हैं खामोशी से और मर्द भुगतते रहते हैं जेलों के अंदर। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं कहना चाहता हूं इस हवाले से, कि वो ये है कि ये जो बुशरा बीबी और फराग गोगी वाला मामला हुआ है ना, इससे पीटीआई को दूर रहना चाहिए। अगर इन दोनों खवातीन ने कुछ भी किया है तो पीटीआई को ना इंडोर्स करना चाहिए ना सपोर्ट करना चाहिए। पीटीआई बिल्कुल फेयरली लॉ के साइड के ऊपर स्टैंड कर जाए। अगर दोनों में से किसी ने गलत नहीं किया होगा तो कानून खुद ब खुद उन्हें प्रोटेक्शन दे देगा। अगर कुछ गलत किया होगा तो पीटीआई का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिस तरह से बाजवा ने गलत लोगों के साथ हाथ मिला के पूरी की पूरी फौज का बेड़ा गर्क कर दिया। सो यहाँ पर ये जो मोहब्बत के इश्क के चक्कर है ना, ये थोड़े कम होने चाहिए और ये यहाँ पर एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या। अगर फराग गोगी के पर इल्जाम लग भी रहा है तो क्या उसमें जेन्युइन अथेंटिसिटी है या नहीं है। अगर पीटीआई वाले भी इसको ऐसे डिफेंड करने शुरू कर देंगे जैसे नून लीग वाले मरियम नवाज को डिफेंड करना शुरू कर देते तो पीटीआई का क्या बनेगा फ्यूचर में। पीटीआई भी हर नालायक लोगों को डिफेंड कर रही है जैसे मरियम नवाज के लोग डिफेंड करें। सो पीटीआई को बड़ा फेयर और रेशनली देखना चाहिए कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है। इमरान खान ने घड़ियां ली तो क्यों ली। एक चीज तो उसने वाजे कह दी है कि मुझे सड़कें वगैरह बनानी थी और जो मेरे खर्चे बढ़ गए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और जो मुझे घरों की सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा वगैरह करना था तो उसके लिए मैंने ली। वो एक फेयर आर्ग्यूमेंट है, बंदा ले भी सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बाय द वे वो सारी की सारी सिक्योरिटी के पेमेंट्स भी इमरान खान खुद अपने तौर के ऊपर कर रहा था और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। सो इसीलिए तो इमरान खान की ये बात वैलिड है। लेकिन कुछ और बातें आ रही हैं जो मलिक रियाज के साथ डीलिंग की जा रही थी, फराग गोगी की और बुशरा बीबी की, ये वो चीजें हैं जिन्हें स्क्रूटनाइज करना चाहिए। क्योंकि मलिक रियाज आप सबको पता है कि किस तरह का वल्चर आदमी है और मलिक रियाज के पीछे फौजी बैठे होते हैं। हालांकि फौजी जनरल आईएसआई के जो होते हैं ना, वो दिन रात मलिक रियाज की गोदी में बैठे होते हैं, मलिक रियाज से प्लॉट्स लेते रहते हैं, मलिक रियाज से डीएचए के अंदर बंगलोज लेते रहते हैं, फिर मलिक रियाज की फैमिली को प्रोटेक्शन भी देते रहते हैं। ये जो आपके एक्ट्रेस वाला किस्सा हुआ था जहां पर वो बंदी गई थी, मलिक रियाज की कोई पुफो थी क्या थी, और एक्ट्रेस के घर में घुस गई और बोल रही थी कि डीजी आईएसआई को बुलाओ, अब इस औरत को उठाएंगे, इसका कत्ल करवा देंगे। वो कोई खातून एक्ट्रेस वगैरह थी, तो वो ऐसे ही नहीं बोल रही थी, उसको पता था कि डीजी आईएसआई का साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये डीजी आईएसआई वाले लोग इनके साथ ताल्लुकात में रहते हैं क्योंकि इनको पैसे वैसे भी मिल जाते हैं, प्लॉट व्लॉट भी मिल जाते हैं और डीजी आईएसआई वाले इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बिजनेस के हवाले से, जो इन प्लॉट वालों के लिए बड़ी काम की चीज होती है। इनकी फाइलें रोटेट करवा लेते हैं, इनकी फाइलों के ऊपर अगर कोई ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो आईएसआई का फोन चला जाता है। सो आईएसआई मलिक रियाज एक ही चीज होती है। लेकिन मलिक रियाज ने किस तरह से फराग गोगी और बुशरा बीबी को गिफ्ट देने की कोशिश की, ये वो चीजें जो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर कोई आपको गिफ्ट दे सकता है तो आप उसके यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होते हो, आप कॉम्प्रोमाइज होते हो तो आप उसके लिए बहुत कुछ करते हो। अब उसके लिए बहुत कुछ करने के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में अवेलेबल है वो रिंग रोड के हवाले से है, जो कि लाहौर के अंदर बेरिया टाउन के हवाले से था कि एक रोड बीच में से निकलना था और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि इसको बाहर से निकालें और बेरिया टाउन के बीच में से ना निकालें, और ये जो था वो बड़ा फीजिबल नहीं बन रहा था, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो इसी वजह से लाहौर की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ था। ये सारा का सारा केस इसी हवाले से था और उस वजह से मलिक रियाज ने अप्रोच करने की कोशिश की थी फराग गोगी को, फराग गोगी ने बुशरा बीबी को और बुशरा बीबी ने इमरान खान को, और ये बड़ा झगड़ा भी हो गया था बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान। ये वो बातें हैं। सो एक्चुअली में ये जो औरतें होती हैं ना, ये जो बीवियां होती हैं, ये थोड़ी कंजूस होती हैं, ये मक्खी चूस होती हैं। तो ये वो काम करवा देती हैं अपने शोहरों से कि बस जो उसकी इज्जत के ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं। सो इसीलिए इस मामले के ऊपर पीटीआई को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, पीटीआई को थोड़ा दूर रहना चाहिए, पीटीआई को यह मामला कानून के हवाले कर देना चाहिए, कानून जो भी करना चाहे करे। सो इसमें अगर बुशरा बीबी को जेल भी हो जाती है, फराग बीबी को जेल भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, इनको भी थोड़ा पता चले कि जेल की हवाएं क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच।